अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट नावल लेकिन बहुत ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इसका नाम है चाहा। तो इसकी राइटर है हरीम मलिक। तो इस नावल को शुरू करते हैं। ये तुम किसको उठा लाए हो? यमान शाह। मंजर शाह 10 साल यमान पर धाड़े। बाबा, ये बारबी डॉल मुझे स्कूल के पिछले गेट पर मिली। देखेंगे ये ना कितनी क्यूट है। यमान ने इनकी बात का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि इनका इश्तियाल मजीद बढ़ गया। बाहर फेंको इसको, न जाने किसका गुनाह उठा कर लाया है। मंजर साहब ने कंबल में लिपटी इस मासूम बच्ची को हकारत से देखकर कहा, जो इनकी ऊंची आवाज़ सुनकर डर के मारे रोने लग गई। जबकि पास खड़ी मानूर बेगम ने बेबसी से इनको देखा। इस मामले में वो बेटे के साथ थी। यमान शाह इनकी इकलौती औलाद थी। इनको बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर जो रब की रज़ा अब इस बच्ची में इनको अपनी बेटी नज़र आने लगी थी। मगर मंजर साहब की सफाकी के आगे वो कुछ करने से कासिर थी। शाह जी, आप एक मर्तबा उन्होंने कुछ बोलना चाहा, मगर मंजर साहब ने दरमियान में टोक दिया। बस माँ नूर बेगम, मैं इसको मजीद अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाम तक ये बच्ची मुझे यहाँ दिखाई ना दे। वो अपनी सुनाकर वहाँ से चले गए। पीछे महानूर बेगम और यमान इस बच्ची के साथ रह गए। मामा देखे ना कितनी प्यारी है ये मेरी चाहत। जबकि इसके मेरी चाहत कहने पर महानूर बेगम ने सवाल नजरों से देखा, जिसके जवाब में इसने बस इतना कहा कि हाँ मामा, ये यमान की चाहत है। इसने इस बच्ची के गाल पर प्यार से चूमे तो वो खिलखिलाई। माशाल्लाह, महानूर बेगम ने बेसाख्ता कहा। मामा, अब हम बाबा को कैसे मनाएंगे? वो परेशानी से बोला। अल्लाह सब ठीक करेगा मेरी जान, लेकिन अभी इसको मुझे दे दो, मैं इसे फीड करवाती हूँ। पता नहीं कब से भूखी है। और तुम जाके यूनिफॉर्म चेंज करो। इनकी बात पर यमान सर हिलाकर बच्ची इनको देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रहमान शाह का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे मंजर शाह और मानूर की सिर्फ एक औलाद थी, वो है यमान शाह, जो इंतहाई का ज़िद्दी है। इसके बाद आती है मंजर शाह की छोटी बहन नायला शाह, जो अपने शोहर की डेथ के बाद शाहवेला में रहती है। नायला की शाह की एक बेटी है मरवा, जो कि नकचड़ी और बहुत ही मगरूर है। डाइनिंग हॉल में चम्मच और कांटों की आवाज़ के अलावा मुकम्मल खामोशी थी। इस खामोशी को मंजर शाह की भारी रौबदार आवाज़ ने तोड़ा। यमान शाह कहाँ है? उन्होंने यमान की खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। जी, वो इस बच्ची के साथ खेल रहा है। मानूर ने डरते डरते धीमे लहजे में कहा। मुबादा वो गुस्सा ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ क्या? वो अभी तक इस बच्ची को वापस नहीं छोड़ कर आए? उन्होंने इश्तियाल अंगेज लहजे में कहा। जी शाह जी, हम इतनी छोटी बच्ची को कैसे सुनसान जगह पर छोड़ आए? न जाने किस माँ के जिगर का टुकड़ा है। उन्होंने सर झुकाते हुए जवाब दिया, जबकि मरवा और नायला फूफो खामोशी से खाना खाने में मगन थी। मैं अगर इस बच्ची को रख भी लूँ तो यमान शाह को इस तरह खुद से और पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। सो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये मेरे इकलौते बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब की बार इनका लहजा थोड़ा नरम था। बाबा, मैं अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखूँगा। आप इस चाक को यहाँ से ना निकालें। हाल में आते ही ईमान ने अल्तजाई लहजे में कहा। हूँ, न जाने कौन है और हम इसे क्यों अपने घर में रखें? अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? नैला पुप्पो ने नागवारी से कहा। पुप्पो, ये मेरा चा और बाबा का मामला है। यमान ने इन्हें के अंदाज में कहा। बहू महानूर बेगम ने तनकीद नज़रों से देखा। सॉरी, इसने आसान करने वाली अंदाज में कहा। ठीक है, ये बच्ची आज से यहीं रहेगी, मगर इस शर्त पर के यमान शाह अपनी बात से नहीं मुकरेगा, वरना मैं इसे इस घर से बाहर करने में देर नहीं लगाऊंगा। मंजर साहब ने वार्निंग भरे लहजे में कहा। जी बाबा, वो मुश्किल अपनी खुशी छुपाता हुआ बोला। मानूर बेगम के चेहरे पर भी इत्मीनान आ गया, जबकि नायला पुप्पो और मरवा के चेहरे ऐसे थे जैसे इनमें कड़वा बादाम आ गया हो। 17 साल बाद लाल दुपट्टा मेरा है उड़ गया हवा के झोंके से। चाहत जोर जोर से गुनगुनाती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जिस पर इसका पहला सामना नायला फुफ्फो से हुआ। ए लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रही हो। अपनी हद में रहो, समझी? नायला फुफ्फो की बात पर 17 साल चाहत के चेहरे पर उदासी छा गई। के जी पुप्पो कहकर वो अपने कमरे में चली गई। नायला पुप्पो और मरवा का रवैया इससे बहुत बुरा था। वो दोनों इसे एक मुलाजमा से कम नहीं समझती थी। मंजर साहब का अंदाज भी इससे लिया दिया था। मंजर साहब का रवैया भी इसे लिया दिया था। सिर्फ महानूर बेगम और यमान ही इससे प्यार करते थे। क्या हुआ है? चाह किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? यमान ने इसके सते हुए चेहरे को देखकर कहा। मगर वो चुप रही। बता मुझे, अगर मरवा ने कुछ कहा है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पहले नरमी फिर सख्त लहजे में बोला। नहीं मान, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इससे नजरें चुराकर बोली, जबकि यमान ने इसके जुड़ पर घूरा फिर बोला। अच्छा चलो, तुम तैयार होकर आ जाओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। सच? वो एकदम खुशी से उछलकर बोली। एकदम, वो भी इसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिलाई।
اے لڑکی میرا یہ سوٹ پریس کر دو۔ مروہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اس کی جانب آئی اور اپنا سوٹ پکڑاتے حکمی انداز میں بولی۔ گھر میں ملازمین ہونے کے باوجود نائلہ پھپھو اور مروہ سارا کام اسی سے کرواتی تھی، صرف اور صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ تم یہ خود بھی کر سکتی ہو، ملازمین بھی، پھر یہ سب جاز سے کیوں کروا رہی ہو؟ یمان نہ جانے کب وہاں آیا اور اس کی بات سن کر جواب میں بولا۔ یوں اچانک یمان کو دیکھ کر مروہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے بولی، ایکچولی مجھے چاہت کا کیا ہوا کام پسند ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولتا۔ چاہت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر چاہت مسکراہٹ دباتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، پیچھے مروہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس وقت دن کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ شاہ ویلا میں سب لوگ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ تبھی یمان نے گلا کھنگال کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر تعجب چھا گیا۔ یہ جو میں نے دن رات لگا کے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ آپ کو پتہ، منظر صاحب کی بات پر یمان نے لاپرواہی سے کہا کہ اس کے انداز پر انہوں نے ماہنور بیگم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھ رہی اپنے لاڈلے کے لچھن۔ یمان اس طرح ماموں کا اتنا بڑا بزنس کہاں جائے گا؟ مروہ بولی تو یمان نے سخت نظروں سے گھورا، جس پر وہ سٹپٹائی۔ نن آف یور بزنس۔ وہ مروہ شرمندہ ہوتی واپس کھانے میں مگن ہو گئی۔ بابا یہ میرا خواب ہے اور میں اسے پورا کر کے رہوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کی ضدی انداز کو دیکھتے ہوئے منظر صاحب نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے۔ ان کی بات پر ماہنور بیگم، چاہت اور یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مروہ اور نائلہ پھپھو نے ناگواری چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چاہت ویسے تو یمان کی آرمی جانے کا سن کر خوش تھی، مگر اس کے یہاں سے چلے جانے کی خبر نے دکھی کر دیا تھا۔ ماہنور بیگم اور یمان کب سے اسے سمجھا رہے تھے، دیکھو چاہت بیٹا، یمان جلدی ہی واپس آ جائے گا۔ ہاں بالکل، میں جلدی ہی ٹریننگ مکمل کر کے واپس لوٹوں گا۔ اب تم رو مت، کیونکہ چاہت تو بہت بہادر ہے نا۔ یمان نے اسے چپ کراتے ہوئے بولا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور یمان بھی چلا گیا۔ پہلے تو اس کی اور چاہت کی بات ہو جاتی تھی، مگر اب وہ مکمل اسی سے کٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان مروہ اور نائلہ پھپھو آ چکی تھی۔ دیکھو مروہ، یمان سے شادی کا مطلب ہے تم کروڑوں میں کھیلو گی، نائلہ پھپھو لالچی لہجے میں مروہ سے بولی۔ وہ کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ماما پلیز، اس سے اپنی چاہ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا اور مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ بیزار لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر نائلہ پھپھو کا جی چاہا اس کی کم عقلی پر ماتم کرے۔ بیوقوف لڑکی کہیں کی، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ منہا نے تو شادی کر لی۔ مروہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مروہ اور اس کی آوارہ دوست اس وقت یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں بیٹھے تھے، تبھی اس کی دوست نے پوچھا، ارے بھئی اس کو کیا فکر، اس کے لیے تو لائن لگی ہوئی ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، اتنے امیدوار ہیں، چوز کرنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے۔ اس کے دوست ایک جملے کسنے لگے تو وہ نزاکت سے مسکرائے۔ یار میری جو ماما ہے نا، وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ او یار، وہ یمان شاہ، اف کیا بندہ ہے یار۔ اس کی ایک دوست حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ہوں، اسے اس لے پالک چاہت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ارے تو کچھ ایسا کرو کہ یمان شاہ کے سر سے اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا بھوت اتر جائے۔ ایک نے اسے مفت کے مشورے سے نوازا، جبکہ اس کی بات سن کر مروہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کچھ سوچ کر وہ شیطانی انداز میں مسکرائی۔ لو چاہت بی بی، تمہارا چیپٹر کلوز۔ ماما میں یمان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مروہ نائلہ پھپھو سے بولی۔ ہیں واقعی؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے اسے چاہت کو اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ پر کیسے؟ نائلہ پھپھو نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ان کی بات سن کر مروہ آہستہ سا انہیں اپنا پلان بتانے لگی۔ واہ مروہ، کیا پلان ہے تمہارا؟ نائلہ پھپھو خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ مانتی ہے نا پھر؟ مروہ ان کی بات پر مغرور انداز میں بولی۔ مجھے لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دو۔ رات کے کھانے پر نائلہ پھپھو نے پلان کے مطابق ایموشنل لہجے میں کہا، پلیز ماما ایسا مت کہیں۔ مروہ نے بھی حصہ ڈالا۔ ارے نائلہ ایسا مت کہو، مروہ میری بھی بیٹی ہے۔ منظر صاحب ان کی بات پر تڑپ کر گویا ہوئے، بس بھائی، آپ کی اسی محبت کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ مروہ ہمیشہ یہیں رہے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے موجود تینوں افراد کو 440 کا ووٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نائلہ؟ یمان اور مروہ؟ ماہنور بیگم بے ساختہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں اپنا منہ کھولنا ہی پڑا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے اور چاہت کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جلتے محبت کے دیے دیکھ چکی تھی۔ ہاں بھابھی، اس میں کیا کمی ہے؟ نائلہ پھپھو نے بامشکل اپنے لہجے میں موجود کڑواہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، ایسا بالکل ممکن ہے۔ آپ لوگ یمان کی مروہ سے پرخاش کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی بات سن کر مروہ نے اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کی۔ 1 ہفتے تک یمان آ جائے گا، پھر اس موضوع پر بات ہوگی۔ یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ منظر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی بات پر مروہ نائلہ پھپھو کا رنگ بدلا تھا، کیونکہ وہ یمان کی پسند کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی چاہت نے بے ساختہ پلٹی اور تقریباً بھاگتی اپنے کمرے میں
आ गई। दिन गुजरते गए और यमान की वापसी का दिन भी आ गया। इस दौरान किसी ने भी दोबारा रिश्ते वाली बात नहीं छेड़ी थी, जबकि चाहत अंदर ही अंदर डरी थी। हालांकि वो जानती थी कि यमान इनकार कर देगा। चाहत बेटा ज़रा ये ट्रफल फ्रिज में रख दो। महानूर बेगम की आवाज़ पर अपने ख्यालों से बाहर आई और जी अच्छा कहकर फ्रिज की जानिब मुड़ गई। आज यमान के आने पर घर में तैयारियां जोरों शोर पर थी और महानूर बेगम सुबह से किचन में खड़ी इसके पसंदीदा खाने बना रही थी। चाहत घर की सफाई करने में मुलाजमीन को हदायत दे रही थी। नाला पप्पू अपने कमरे में थी और मरवा पार्लर गई हुई थी। इसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। महानूर बेगम सराज से बाहर की जानिब बढ़ी। नाला पप्पू भी इनके पीछे अपने कमरे से निकली, जबकि चाहत तेजी से खिड़की की जानिब गई। सामने वो दुश्मन जहाँ महानूर बेगम से गले मिलकर इनका माथा चूम रहा था। पहले से भी ज्यादा वजिया हो चुका था। इसने बेसाख्ता खिड़की बंद कर दी। अगर नाला पोपो से यूं देख लेती तो आगे के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। अरे मामा, अब मैं वापस आ गया हूँ तो अब तो ना रोना, वरना मैंने भी रो देना है। यमान मुंह बनाकर बोला तो महानूर बेगम हंस पड़ी। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाहत ने तेज रफ्तारी से धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। अरे चाहत बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, बैठो। मानो बेगम की नजर दरवाजे में खड़ी चाहत पर पड़ी तो उन्होंने इसे अंदर बुलाया। थोड़ी देर पहले पार्लर से लौटी मरवा और नाला पोपो ने चाहत को देखकर मुंह बनाया। चाहत आस्था से यमान के साथ वाले सोफे पर टिक गई। इसने नजर उठाकर यमान की जानिब देखा। अपनी जानिब देखता पाकर यमान के की मुस्कुराहट गहरी होगी। कैसी हो चाह? वही इसके लिए महसूस नरम लहजा, वही गहरी मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट। ठीक है, ठीक, आप कैसे हैं? चाहत बा मुश्किल अपने धड़कते दिल को संभालते हुए बोली। इसकी हालत देखते हुए यमान का बेसख्ता कहकर निकला। नाला पुप्पो और मरवा ने नागवारी से इनको देखा। मैं बिल्कुल ठीक है, इसे शौक नज़रों से देखता वो गोया हुआ। यमान बेटा, फ्रेश हो लो, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। महानूर बेगम खड़े होते हुए यमान से बोली। ठीक है, फिर लंच पर मिलते हैं। खाना खाते मंजर साहब ने सबका अपनी तरफ मतवज्जो किया। फिर बोले, यमान तुम्हारी पप्पो चाहती है कि मरवा हमेशा यहीं रहे। तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा फैसला हम सब का फैसला होगा। मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा। वट? यमान को इनकी बात तो सुनकर झटका लगा। नेवर, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मरवा जैसी लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? मरवा जैसी लड़की? यमान की बात पर मरवा भभर कर बोली, जबकि नाला पप्पो ने इसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। अपनी बेइज्जती पर मरवा सबर के घूंट पीकर रह गई। वो तो फिर किससे करोगे? मंजर साहब ने यमान की सुर्खोती रंगत को देखकर कहा। आज ही फैसला कर लो। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों के दिल यमान का जवाब सुनने के लिए पल भर कर रुके। चा से यमान ने इत्मीनान से मंजर साहब के सर पर धमाका किया। महानूर बेगम और चाह ने अपनी अटकी हुई सांस बहाल की, जबकि नाला पुप्पो और मरवा को अपना सारी मनसूबाबंदी रैगा होती दिखाई दी। क्या तुम एक अनजान लड़की से शादी करोगे? मंजर साहब के लहजे में हैरत का असर नुमाया था। बाबा, चाह अनजान लड़की नहीं है, अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारी है इसने। यमान जब से बोला। अगर मंजर साहब की जगह कोई और होता तो अब तक सही सलामत ना बचा होता। अगर तुम्हारी शादी जहाज से हो भी गई तो मरवा कहाँ जाएगी? मंजर साहब के सवाल नजरों से यमान को देखा। मैं खुद इसकी शादी किसी अच्छी जगह करवाऊंगा। यमान का जवाब सुनकर मरवा ने मुठिया बीजी। मैं आती हूँ। चाहत ने सिर्फ इतना कहकर तेजी से वहां से निकलती चली कि शाह जी, ये यमान की पूरी जिंदगी का सवाल है। आपको सॉरी, आपको इसकी राय को अहमियत देनी चाहिए। मानो बेगम ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है जो भी था, लेकिन यमान इनकी इकलौती औलाद था और इनके लिए इसकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इनकी बात सुनकर यमान का ऐसा लगा जैसे बैठे बैठे जन्नत मिल गई हो। मन चाहे इंसान का साथ जन्नत से कम नहीं होता। महबूब के साथ सारी उम्र बताने के ख्याल ने ही इसे अंदर तक सरशारी भर दी थी। दूसरी तरफ चाहत का हाल भी यमान के हाल से मुख्तलिफ नहीं था। मैं अंदर आ जाऊं बेटा? दरवाजे पर होने वाली दस्तक के से ख्यालों से बाहर खींच रही। दरवाजे पर महानूर बेगम शुगन का दुपट्टा लिए खड़ी थी। जी जी, आ जाए अम्मी। महानूर बेगम ने बेड पर बैठी चाहत के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा रखा तो वो खुद भी इस गुलाब की माने दिखने लगी जो नन्ना नन्ना उगता है और इसकी शोखी जोबन पर होती है। माशाल्लाह, उन्होंने मुस्कुराते हुए इसकी नजर उतारी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे आमीन। जबकि चाहत के लबों पर मासूम सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। ऐसे में हरगिज नहीं होने दूंगी। वो चाहत समझती क्या है अपने आप को, और यमान वो मरवा खान को रिजेक्ट करके खुश रहे। नेवर। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे चाह के साथ के तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। मरवा इस वक्त अपने कमरे में जख्मी शेरनी बनी ठहर रही थी। आखिर तुम क्या करने वाली हो मरवा? कब से इसकी बातें सुनती नाला पोपो ने झंझलाकर कहा। बहुत कुछ करूंगी, लेकिन वक्त आने पर अभी मुझे सिर्फ सोचना है बस। इसकी बात पर नाला पोपो तासुब से देखती वहां से चली गई। घर में यमान और चाहत की मंगनी की तैयारियां जोरों शोर पर थी। यमान की बाकी कजनें भी आई हुई थी, जिस पर घर में खूब हल्ला गुल्ला था। यमान और चाहत की मुलाकात इस दिन से कभी नहीं हुई, क्योंकि लड़कियां जालिम समाज बनकर आ जाती थी। इनके मुताबिक इश्क में तड़पना भी बनता है। वो दोनों सही मायनों में तड़प रहे थे। ओह अंबर, अभी निकाह एक
एक हफ्ता देर है और तुम लोगों ने अभी से पहरा लगा दिया है। इस वक्त ईमान चाहत के कमरे के बाहर यमान चाहत के कमरे के दरवाजे पर खड़ा अंदर जाने की तगो-दूध में था, लेकिन ये सारी की सारी अंदर इसे कहाँ जाने दे रही थी। तभी अपनी एक कज़न की बात पर इसे घूरता हुआ बोला, जो भी है दूल्हे भैया, आप जहाज से निकाह के बाद ही मिल सकते हैं, डेट्स फाइनल। अंबर ने कतई अंदाज में कहा तो यमान ने मासूम शक्ल बनाई, जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर वो तंग आकर वहां से चला गया। अंदर बेटी चाहत का मुंह लटक गया। जालिम अंबर, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। मरवा, नायला पोपो ने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल तो नहीं होगी? ममा, आप खुद भी तो यही चाहती हैं कि यमान की शादी चाहत के बजाय मुझसे हो, तो अब क्या हो गया है? मरवा तंकर बोली, मानती हूँ, लेकिन ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती और ना ही तो मैं करने दूंगी। मरवा ने जब से अपना प्लान नायला पोपो को बताया था, तब से वो बेयकीनी की कैफियत में थी, क्योंकि इसका मंसूबा ही कुछ ऐसा था। अब वो इतनी संगदिल नहीं थी कि अपनी बेटी की खातिर चाहत के साथ इतना बड़ा जुल्म करती। मरवा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो भूल जाना मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो सख्त अल्फाज में बोलती वहां से चलेगी। मामा, मरवा ने पीछे से इन्हें पुकारा, मगर अनसुनी करगी। ऐसा तो मैं करूंगी और ज़रूर करूंगी, अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लूंगी। मरवा बड़बड़ाई। हाय चाहत, कैसी हो? मरवा चाहत के कमरे में आती हुई बोली, और चाहत पर तो गोया हैतों के पहाड़ टूट पड़े। मरवा, और इसके कमरे में ऊपर से इसका शहद टपकता लहजा। अजी मैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ खैरियत? चाहत जल्दी से खुद को कंपोज करते मुस्कुराकर बोली, हाँ मैंने सोचा तुम्हारा निकाह होने वाला है तो इसकी थोड़ी तैयारी कर ली जाए, बस इसीलिए तुम्हें कहने आई थी कि इकट्ठे मॉल चलते हैं। मरवा ने मुस्कुराहट से कहा, मैं और आप? चाहत ने जैसे तस्दीक चाहिए। हाँ, तुम क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप वेट करें, मैं तैयार होकर आती हूँ। चाहत कहती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। ओके, मरवा ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। ओह, मुझे नहीं यकीन था कि शिकार इतनी जल्दी जाल में फंस जाएगा। अच्छा चाहा तो तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आई, मेरी फ्रेंड्स यहाँ पास ही बुला रही हैं मुझे। चाहा तो मरवा इस वक्त शॉपिंग मॉल में थे जब मरवा ने इसे पार्किंग लॉट में छोड़ते हुए कहा, जी ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। चाहा ने सुनसान पार्किंग लॉट को देखते हुए कहा, ओके, कहीं मत जाना। मरवा कहती हुई मॉल के पीछे जाने चली गई और अपने सेल पर एक नंबर मिलाया। हाँ, वो पार्किंग एरिया में मौजूद है, अपना काम करके फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाना। और हाँ, एक चक्कर सीसीटीवी कैमरों का भी लगा लेना, कोई कैमरा रह गया हो तो बंद कर देना। हाँ ठीक है। आगे का जवाब सुनकर इसने फ़ोन रख दिया। इससे अब पता चल रहा था कि वो कितनी अच्छी मनसूबा साजी है, मगर अल्लाह के फैसलों के आगे सब कुछ अधूरे का अधूरा रह जाता है। अरे, मैं तो एक बैग दुकान पर ही छोड़ आई। अच्छा, जब तक मरवा आपी आती है मैं तब तक ले आती हूँ बैग। चाह ने खुद से सोचते हुए अपने कदम मॉल के जाने बढ़ाए, लेकिन इससे पूरा पार्किंग एरिया किसी लड़की की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। बट ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यस सर, जिस लड़की पर तेजाब फेंका गया है वो आप ही के घर से है। आगे का जवाब सुनकर यमान सांस लेना भूल गया था। हॉस्पिटल का एड्रेस पता करता वो गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल गया। अगर ये तुम्हारा काम है मरवा, तो अब तुम्हें यमान शाह से कोई नहीं बचा सकता। यमान की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हुई। जब से ये बात महानूर बेगम को पता चली, तब से उन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। नैला पुप्पो बेचकीनी की कैफियत में थी। जब आप चुप हो जाए महानूर बेगम, यमान पहुंचते ही हमें अपडेट करेंगे। मंजर साहब ने परेशानी से कहा, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है किसी भी सूरत में, न जाने वो किस हाल में है। महानूर बेगम ने रोते हुए कहा। तो मंजर साहब ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। आप दोनों तैयार हो जाओ। मंजर साहब की आवाज़ पर नैला पुप्पो होश में आई। ये मां रिसेप्शन पर रूम का पता करता पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर अपनी जगह स्टिल हो गया, क्योंकि सामने ही चाहत कुर्सी पर बैठी रोने में मसरूफ थी। चाहत, यमान की आवाज़ सुनकर चाहत ने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से इसे देखा। मान, मरवा आपी? चाहत हिचकियों के दरमियान बोली, क्या हुआ है शॉपिंग मॉल में? यमान ने संजीदगी से चाहत से पूछा। फ्लैशबैक। चाहत अपने अपने कदम मॉल की जाने बढ़ाई थी, किसी चीखों की आवाज़ आने लगी। ये तो मरवा आपी की आवाज़ है। चाहत तो हवास बाख्ता इसकी तरफ भागी जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी। किसी ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुख्तलिफ आवाज़ें चाहत के कानों में पड़ी। इसे मुंह पर हाथ रख लिया। जैसे तैसे करके मरवा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहीं पर इनकी मुलाकात मंजर साहब के सेक्रेटरी से हुई, जो किसी काम से हॉस्पिटल आया हुआ था। इसने चाहत कहने के कहने पर मंजर साहब को कॉल की, मगर उन्होंने कॉल पिक नहीं की। तभी चाहत ने इसे यमान का नंबर दिया। यमान, महानूर बेगम की आवाज़ सुनकर वो दोनों पीछे मुड़े। चाहत, तुम यहाँ तो अंदर कौन है? नैला पुप्पो ने अपने दिल में आते ख्यालों को नफी करते हुए कहा। पुप्पो, वो अंदर मरवा है। ये सुनकर नैला पुप्पो का हाथ सीधा दिल पर पड़ा। मरवा ने जो गड़ा चाहत के लिए खोदा, इसी में खुद गिर गई थी। तो डॉक्टर के बाहर आने पर वो सब आगे बढ़े। डॉक्टर, कैसी है मेरी बच्ची? नैला पुप्पो रोते हुए पूछा। परेशानी की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है, शुक्र है इनका चेहरा बच गया है, तेजाब बाजों को जला गया, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े अरसे में वो ठीक हो जाएंगी, आप इनसे मिल सकते हैं। हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर प्रोफेशनल अंदाज में कहता आगे बढ़ गया और इन सब में नई जान डाल गया। इसके बाद जब इसके बाद जब मैं मॉल की पिछली जानिब पहुंची तो याद आया मैं एक बैग दुकान पर भूल आई। इसी को लेने दोबारा मॉल में जाने लगी थी कि मेरे ही
हायर किए हुए इन लड़कों ने मुझे चाह समझकर बिना मेरी चीखों की परवाह किए तेज़ तेज़ाब डाल दिया। जल्दी में उन्होंने मेरी इन चीखों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें इनको ये बता रही थी कि मैं मरवा हूँ। चाहत नहीं, मरवा ने आस्ता आस्ता सबको सारी बात बताई। मुझे माफ़ कर दो चाहत, मैंने अपनी अना में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना चाहा, मगर देखो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। मरवा ने रोते हुए एक नज़र नायला पुप्पो के नदामत भरे चेहरे पर मंजर साहब और महानूर के बेबस बेयकीन और यमान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर चाहत से कहा, इट्स ओके मरवा आपी, मैंने आपको माफ़ किया। चाहत तेज़ी से बोली, शुक्रिया चाहत, तुम बहुत अच्छी हो। मरवा ने नम लहजे में मुस्कुराकर कहा। नसवानी चीख पर इस तरह मतवज्जो हुए जहाँ अंबर खड़ी थी। क्या हुआ है? सब ने एकदम परेशानी से कहा। मैं यहाँ पर आई तो मरवा आपी के लिए थी, मगर यहाँ पर तो मेरी 2 हफ्ते की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। इसने यमान और चाहत की तरफ इशारा करके कहा। इसकी बात का मतलब समझते वहाँ मौजूद सब ने इसे घूरा। इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसी बातें सुनकर। आज यमान और चाहत का निकाह था, इसलिए घर में हलचल मची हुई थी। किसी की ड्रेस मैचिंग चूड़ियां नहीं मिल रही थी तो किसी की झुमके गायब। चाहत अंबर के साथ पार्लर गई हुई थी, जबकि मरवा घर पर तैयार थी। वो वापस घर आ चुकी थी और इसका बाजू भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। इसकी वजह से निकाह लेट किया गया था। अपने किए पर शर्मिंदा थी चाहत और बाकी सब के साथ यमान ने भी इसे माफ़ कर दिया था। उमर जाओ जाके अंबर और चाहत को पार्लर से पिक कर लो, निकाह का वक्त होने वाला है। महानूर बेगम ने अपने भांजे यानी अंबर के भाई को कहा तो वो जी अच्छा कहता बाहर निकल गया। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहा है मेरा बच्चा, अल्लाह नजर बस से बचाए। महानूर बेगम ने यमान को देखकर कहा जो अभी अपने कमरे से तैयार होकर आया था। अरे नजमा ये लो। महानूर बेगम कई महानूर बेगम ने यमान की नजर उतारी। महानूर बेगम ने कई नोट यमान की नजर उतार के तौर पर पास खड़ी मुलाजमा को दिए। अच्छा मामा आप बस कर दें, आप भी कम खूबसूरत नहीं लग रही, पूरी कतरीना कैफ का कॉपी लग रही हैं, बल्कि इससे भी पीछे छोड़ गई हैं। यमान शादी अंदाज में बोला तो महानूर बेगम ने इसके सर पर चित लगाई। अच्छा बाहर चलो, मेहमान आ गए हैं। महानूर बेगम बोलती बाहर चलेगी तो यमान भी इनकी तलकीद में बाहर की जानिब बढ़ गया। जहाँ बेडर रूम में बैठी थी वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ इसे छेड़ने में मसरूफ थी। हाय अल्लाह लाली तो देखो हमारी चाहत के गालों पर। चाहत के शर्माने पर एक लड़की ने इसे छेड़ा तो बाकी सब के कहके बुलंद हुए। माशाल्लाह। महानूर बेगम अंदर आई तो शर्माती जाती चाहत को देखकर बोली, अल्लाह मेरे बच्चों को यूं ही खुश रखिए, आमीन सुम आमीन। महानूर बेगम ने मुस्कुराकर कहा, फिर बोली, अच्छा घूंघट डाल लो अपने सर पर, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आ रहे हैं। उन्होंने एक चुनरी नुमा दुपट्टा चाहत के सर पर रखा तो सारी लड़कियों ने हुटिंग शुरू कर दी। अच्छा बस करो, और कितना तंग करोगे मेरी बहू को। महानूर बेगम ने इन सब को मसनूई गोली से नवाजा। अरे मुमानी जान अभी बहू बनी नहीं, मरवा ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। निकाह बखैर तो आफियत हो गया। यमान और चाहत की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इस वक्त फ़ोटो खींचे जा रहे थे सब। बोलो चीज़ अंबर के कहने पर सभी ने ऐसा ही किया। कैमरे ने इनके मुस्कुराते चेहरों को अपनी आंख में हमेशा के लिए मुकीद कर लिया। तो कैसा लगा आपको ये शॉर्ट नावल? अच्छा था नावल, उम्मीद करती हूँ आपको शॉर्ट नावल भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।